देखिए कल मैंने आपको बताया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रफ फ्लोर पे प्लेस कर रहे हैं और इट विल बी पुल बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, दो सरफेसेस जो यहां पर कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्सेस के बीच में यदि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा जो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में मैंने बताया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन इन विच which take place in existence when one object doesn't slip or slide over another object, but it has a tendency to do so. स्लिप नहीं हो रहा है लेकिन उसकी टेंडेंसी है ऐसा करने की, तो कौन सा फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है तो उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस में आएगा वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं आज जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, कल जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था उसी को न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे एग्जिस्टेंस में आ रहा है। कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो अपनी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहे। लेकिन यदि मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज कर लूंगा तो फिर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट वेरिएशन इन फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। कि किस अकॉर्डिंग आपका फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अब सपोज मैंने क्या बोला कि इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ फ्लोर, एक बॉडी है रफ फ्लोर पर प्लेस करी मैंने, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन भी एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, जो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रेस्ट में रखने की टेंडेंसी बना रखेगा। जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मेरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, म्यू एस एम, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दैट इज म्यू एस एम जी। जैसे मेरी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा, ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा। और उस टाइम पर कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू के एन, दैट इज म्यू एस एम जी। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपनी वैल्यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको यहां शो कर रहा हूं। सपोज अ ब्लॉक ऑफ 1 kg, ये ब्लॉक है 1 kg का, which is placed over a rough horizontal surface. A force F is applied on this object
इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.5 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया है 0.4, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकली बताना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए एफ की अलग अलग वैल्यूज कैसे वेरी कर रही हैं और कैसे चेंज हो रहा है, देखिए वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। एफ मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है और कैपिटल एफ मेरा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है 1 kg। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मुझे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन FL, that is mu SN, that is mu SMG, 0.5 into 1 into G की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 5 न्यूटन। कितना है 5 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है FK, that is mu KN, that is mu KMG, 0.4 into 1 into 10 कितना है 4 न्यूटन। अब मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5 न्यूटन। अब यदि मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन भी उस अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो अब मैं देखिए कैसे चेंज कर रहा हूं, वेरिएशन कैसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये मेरा अप्लाइड फोर्स F, ये मेरा फ्रिक्शन, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f, ठीक है। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला कि मैं अप्लाइड फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि इफ नो अप्लाइड फोर्स इज देयर, फ्रिक्शन इज 0, नेट फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। अब मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन। ठीक है, तो मेरा फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो अभी ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। फिर मैंने 2 न्यूटन किया तो ये भी 2 न्यूटन हो गया, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। फिर मैंने 3 न्यूटन किया, मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन हो गया, एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स 0। फिर मैंने 4 न्यूटन किया, मेरा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी 4 न्यूटन हो गया, ये 0 0। अब मैंने स्टैटिक मेरा अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन किया तो मेरा नेट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन हो गया, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूं मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उस अकॉर्डिंग उसके इक्वल एग्जिस्ट हो रही है। तो नेट फोर्स मेरा 0 हो रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये बैकवर्ड में लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन अब जैसे ही मेरा अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो ये मेरी लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इससे ज्यादा मेरा अप्लाइड ये मेरा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मेरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन हो गई, अब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, हमेशा 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 6 - 4, 2 न्यूटन।
एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फिर मैंने क्या किया 7 न्यूटन, तो अभी भी मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। तो नेट फोर्स कितना हो गया 3 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। आया समझ में बेटा? यस सर। तो ये मेरा वेरिएशन हुआ, वेरिएशन इन फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, तो क्या हो रहा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7 अप्लाइड फोर्स न्यूटन के अंदर। फ्रिक्शनल फोर्स 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो क्या हुआ देखिए, जैसे जैसे मेरा फोर्स बढ़ता जा रहा है, अप्लाइड फोर्स, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जैसे ही अप्लाइड फोर्स मेरा लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हुआ, अब मेरा फ्रिक्शन कम होके कितना हो गया, और अब मेरा फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 न्यूटन पे फ्रिक्शन कितना हो गया 4 न्यूटन। अब मैं कितना भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर दूं, मेरा फ्रिक्शन हमेशा 4 न्यूटन ही रहेगा। तो ये मेरा वेरिएशन आया किसके बीच में, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का वेरिएशन इस अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? यस सर। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कहां एग्जिस्टेंस है और कैसा है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। कृषा, मैत्री, प्रज्ञा, अंश, समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखिए कल के सेशन के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यदि एक ब्लॉक m मास का ब्लॉक है, मैंने यदि क्या रखा है, फ्लोर पे रखा है, तो पहला कांटेक्ट फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू फोर्स होगा, और दूसरा जो फोर्स आएगा वो आएगा पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये मेरा फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन और एक है फ्रिक्शनल फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये बोला जाएगा आर। ठीक है, सो और ये एंगल ये लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, इट इज अ लैम्डा इज अ एंगल फ्रिक्शन, इट इज अ एंगल मेड बाय
रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस with normal force क्या है? It is an angle made by resultant of contact forces with normal force. Normal force के साथ वो जो एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा? अब देखिए, यदि मैं इसको रिजॉल्व करूं, यदि r को मैं रिजॉल्व करूं तो r का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा r cos लैम्डा, और r का एक ये कंपोनेंट हो जाएगा r sin लैम्डा। तो देखिए r cos लैम्डा क्या हो गया? r cos लैम्डा हो गया n, और r sin लैम्डा क्या हो गया? f। क्या हो गया? f। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाय 1, तो देखिए r sin लैम्डा अपॉन r cos लैम्डा इज इक्वल टू f बाय n। r से r कैंसिल, tan लैम्डा इज इक्वल टू f बाय n। अब देखिए f आपका फ्रिक्शन है, तो f की वैल्यू होती है म्यू n। म्यू एस एन ले या म्यू के एन ले, लेकिन म्यू एन ले लिया सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो tan लैम्डा क्या हो गया? म्यू। क्या हो गया? म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स म्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स म्यू। So angle of friction is tan inverse of mu. Is it clear? समझ में आया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. कृषा, मैत्री? नो सर। ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, सपोज an object is placed on an inclined plane. Now angle of inclination is like that block is not slide over the inclined plane, it is at the edge of slipping। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा है कि ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू नहीं किया है, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू डू सो। तो ये जो एंगल है, इट इज एंगल ऑफ रिपोज इज अ एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, so that the block placed over it is just started to slipping. It is a verge of sliding. मतलब उसने स्लाइड शुरू नहीं किया है, लेकिन बाउंड्री पर है। जैसे ही आपकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो वैल्यू है, इस एंगल से जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। नाउ एट दिस इंक्लिनेशन ब्लॉक इज स्टैटिक। ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू नहीं किया है, लेकिन वो स्टार्ट करने की बाउंड्री पर है।
तो वो बाउंड्री एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। यदि मैं ऐसा बोलूं कि मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और थीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा है, तो ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। यदि मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है अल्फा के इक्वल है, तो दैट इज एट द वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग, मतलब स्लाइड करना शुरू नहीं किया लेकिन स्लाइड करने की बाउंड्री पर है। और यदि मेरी थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ब्लॉक स्लाइड डाउन फ्रॉम सरफेस, इंक्लाइन प्लेन से वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज क्या है? यस सर। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ रिपोज की मैं न्यूमेरिकल वैल्यू डराइव कर रहा हूं। देखिए कैसे, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ये सेंटर पॉइंट, तो ये है mg, और ये नॉर्मल सरफेस है तो ये n। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट मैंने लिए n के या mg के बोले तो, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। ठीक है, ये है mg cos अल्फा और ये है mg sin अल्फा। यदि सिंपली यही फोर्स लग रहा होता तो ब्लॉक स्लाइड करता, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो ब्लॉक स्लाइड करेगा। लेकिन ये आपका इंक्लाइन प्लेन रफ है, तो यहां एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा, फ्रिक्शन, जो इसको क्या रखेगा? रेस्ट में बनाए रखेगा। इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इट नॉट जस्ट स्टार्टेड द स्लाइडिंग। तो ये फ्रिक्शन और ये पुलिंग फोर्स और ये फ्रिक्शन दोनों क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है। तो देखिए अगेन, यदि हम बोले कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या मतलब हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg sin अल्फा इज इक्वल टू f, और वर्टिकल है mg cos अल्फा इज इक्वल टू n। दोनों को डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या हुआ? mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा इज इक्वल टू f बाय n। mg से mg कैंसिल, ये क्या हो गया? tan अल्फा इज इक्वल टू f बाय n। अब f की वैल्यू क्या होती है? म्यू n, जो हो गया म्यू n अपॉन n, n से n कैंसिल, tan अल्फा क्या हो गया? म्यू। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? म्यू। सो देखिए आपका एंगल ऑफ रिपोज भी वही आया, tan इनवर्स म्यू। तो न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों के कंसेप्ट, दोनों के लॉजिक जो है वो अलग अलग है। इज इट क्लियर? यस सर। आया समझ में? इज देयर एनी डाउट? नो सर। कंफर्म? यस सर। मारी मारी। तो समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन? ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? A block is placed on a table. If the block doesn't move on the table, how much frictional force the table is applying on the block? What can be said about the coefficient of static friction between the block and the table? ठीक है, एक ब्लॉक है, इसको फ्लोर पे रखा है, एक टेबल पे रख दिया है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 4 kg, और इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। लेकिन ये ब्लॉक जो है टेबल पे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो आपको पूछा है हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग। और आपका
दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन यहां दिया है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा उसके लिए चेक करना है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू से उसको कंपेयर करना है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू के लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देना पड़ेगा, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। लेकिन यहां मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा ही है, तो मेरी सीधी सी बात है कि मेरा ये जो फ्रिक्शन यहां पीछे की साइड में लगेगा, फ्रिक्शन जो लगेगा पीछे की साइड में, वो फ्रिक्शन और ये अप्लाइड फोर्स इक्वल ही होंगे, तभी आपका ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 न्यूटन, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट्स वैल्यू इज लेसर देन इक्वल्स टू FL, और FL की वैल्यू क्या है, म्यू एस एम जी। यदि इसका मास m, ये m कितना दिया हुआ है 4 kg, तो Fs की वैल्यू कितनी है 20, ये Fs है स्टैटिक फ्रिक्शन, इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू 4 इंटू 10। तो देखिए ये 40 इधर ले आए, 20 डिवाइड बाय 40 इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस, तो ये हो गया म्यू एस इज मोर देन इक्वल्स टू 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 0.5 या उससे ज्यादा। इज इट क्लियर, समझ में आया, यस सर। कंफर्म। देखिए जब भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि आपको पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यदि मेरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उस मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यदि ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये हमेशा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन के अंदर ये चीज आपको कंपल्सरी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर, कृषा मैत्री, समझ में आया बेटा, Yes, sir. एनी डाउट। No, sir. चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। कितना टाइम बचा है बेटा, सर 1-2 मिनट। चलो फिर ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलिए।